हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोगों ने मेरा पुराना वाला वीडियो देख लिया होगा। तो उस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, उस वीडियो से हमने न्यू एवोल्यूशनिज्म को स्टार्ट कर लिया था जिसमें हम लोगों ने जूलियन स्टीवर्ट के बारे में देखा था हमारे लास्ट वीडियो में। अब हम उसी न्यू एवोल्यूशनिज्म स्कूल के सेकंड नंबर पे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट आते हैं गॉर्डन चाइल्ड, उनके बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो जूलियन स्टीवर्ट थे उन्होंने मल्टीलिनियल इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। तो इस वाले लेक्चर में हम गॉर्डन चाइल्ड के बारे में देखने वाले। तो गॉर्डन चाइल्ड आपको याद होगा, जो जूलियन स्टीवर्ट थे उनका फोकस था वो हर एक कल्चर पे था, मतलब वो कल्चर डाइवर्सिटी पे फोकस करते थे। उनका फोकस कल्चरल डाइवर्सिटी पे था कि देयर आर मल्टीपल कल्चर्स और हर कल्चर अलग अलग लाइंस पे इवॉल्व हुआ है, अलग अलग लाइंस पे ओरिजिनेट हुआ है। जबकि जो जूलियन स्टीवर्ट है, तो जबकि जो गॉर्डन चाइल्ड है, इनकी थ्योरी आप अभी देखोगे जो हम पढ़ने वाले, इनके टॉपिक का नाम था यूनिवर्सल इवोल्यूशन। तो इनका मानना ये नहीं था, इन्होंने मल्टीलिनियल इवोल्यूशन पे ज्यादा फोकस ना देके, मतलब उन्होंने एक एक कल्चर पे फोकस ना देके, उन्होंने ये बोला कि दुनिया में हर एक कल्चर, चाहे वो कोई भी जोग्राफिकल लोकेशन पे हो, वो कुछ जनरल लाइंस पे इवॉल्व हुआ है ना। यूनिलीनियर इवोल्यूशन नहीं बोलेंगे क्योंकि यूनिलीनियर इवोल्यूशन अलग चीज होती है, उसमें यह था कि सिर्फ एक ही लाइंस पे ओरिजिनेट होता है। इन्होंने उन उन लाइंस पे ना जाके उन्होंने एक एक अम्ब्रेला थ्योरी बनाने की कोशिश की थी कि भाई कोई भी कल्चर किसी भी जगह पे हो तो वो एक जनरल एवोल्यूशन शो करेगा, मतलब उसके अंदर वेरिएशंस आ सकते हैं, मल्टीलिनियर एवोल्यूशन हो सकता है अंदर उसके, पर मेन जो लाइन्स है वो इन्होंने देने की कोशिश की थी कि एक एक यूनिवर्सल थ्योरी देने की कोशिश की थी कि हर एक कल्चर एक यूनिवर्सली इवॉल्व होता है ना। एक ब्रॉड, हम बोल सकते हैं कि एक ब्रॉड लाइन ऑफ एवोल्यूशन इन्होंने देने की कोशिश की थी। अब हम इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो जो गॉर्डन चाइल्ड थे वो एक ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो जाहिर सी बात है, इससे पहले हमने जो पढ़े वो जनरली एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही थे, पर ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो ऑब्वियस सी बात है, इनकी जो मेथडोलॉजी होगी उसमें कई सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे बेस्ड होगी और मटेरियलिस्टिक थ्योरी होगी इनकी, जो यूनिवर्सल एवोल्यूशन है ना, एविडेंसेस के बेसिस पे। क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट का काम ही यही होता है, एविडेंस कलेक्ट करना और उन एविडेंस के बेसिस पे मटेरियलिस्टिकली अपने थ्योरीज को देना। तो इनको जाना जाता है दो थ्योरीज के लिए यूनिवर्सल एवोल्यूशन के अंदर ही, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन और अर्बन रेवोल्यूशन। क्या हुआ था, चाइल्ड बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट स्कॉलर्स टू डिस्क्राइब द ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू एग्रीकल्चर। तो यही जो हंटिंग गैदरिंग से एग्रीकल्चर की तरफ हम लोग आए, उसी को इन्होंने न्यूलिथिक रेवोल्यूशन बोला। और उन्होंने इस पूरे एक टाइम फ्रेम था जिसमें एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था प्लांट्स एंड एनिमल्स का, उसको इन्होंने न्यूलिथिक रेवोल्यूशन में रख दिया, न्यूलिथिक एज में रख दिया। जो हम पढ़ते, जो हम इनफैक्ट जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, जनरल एवोल्यूशन की, पहले स्टोन एज में स्टोन एज आई, स्टोन एज में पेलोलिथिक, मीजोलिथिक, है ना, फिर नियोलिथिक, देन हम चैल्कोलिथिक की तरफ जाते हैं। तो वो जनरल एवोल्यूशन को ही हम यूनिवर्सल एवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, जो हम अपनी हिस्ट्रीज में पढ़ते हैं इनफैक्ट, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, है ना। तो आपने देखा होगा, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो चाहे इंडियन हिस्ट्री हो, उनको इसी लाइंस में शो किया गया है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, है ना, नियोलिथिक, फिर इसी लाइंस में इनको शो किया गया है। तो ये यूनिवर्सल एवोल्यूशन की ही देन है ना। गॉर्डन चाइल्ड का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है उसमें, यूनिवर्सल एवोल्यूशन में। इनफैक्ट देर आर सो मेनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट जो यूनिवर्सल एवोल्यूशन से थे, पर हम मोस्टली हमारे सिलेबस में जो दिए है वो दो ही दिए, पहले तो गॉर्डन चाइल्ड और दूसरे लेस्ली वाइट। तो हमें इन दोनों पे ही रेस्ट्रिक्ट रहना है, ठीक है। तो गॉर्डन चाइल्ड की हम बात करें तो इन्होंने बता दिया न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, अर्बन रेवोल्यूशन क्या था। देन न्यूलिथिक रेवोल्यूशन के बाद जब सिटीज बनना स्टार्ट हुई, है ना, तब उसको इन्होंने अर्बन रेवोल्यूशन में रखा है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस एक हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि गॉर्डन चाइल्ड कैसे एक स्पेसिफिक लाइंस पे ना जाके, एक स्पेसिफिक कल्चर को ना पकड़ के, उन्होंने एक ब्रॉड, एक अम्ब्रेला थ्योरी देने की कोशिश कर रहे थे जिसके अंदर सारी थ्योरीज को, एवोल्यूशन की थ्योरीज को रखा जा सके, है ना। वो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अब यूनिवर्सल एवोल्यूशन की बात करें तो ये थ्योरी उन्होंने कहाँ दी है, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी
सोशल एवोल्यूशन 1951 में। इस बुक के अंदर उन्होंने क्या किया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिसर्च इन सेवरल पार्ट्स ऑफ एशिया, अमेरिका एंड ओशियनिक आइलैंड्स, ही कंक्लूडेड दैट द एवोल्यूशन इज यूनिवर्सल। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसका बेसिस क्या था, उनकी रिसर्च थी, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की थी उन्होंने एशिया में, अमेरिका में या ओशियनिक आइलैंड्स में। फिर उन्होंने बोला कि एवोल्यूशन जो होता है वो यूनिवर्सल होता है एवरीवेयर। अब यूनिवर्सल का मतलब क्या है, किस सेंस में यूनिवर्सल बोला है उन्होंने, तो एवरीवेयर मैनकाइंड हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम पेलियोलिथिक, है ना, फ्रॉम पेलियोलिथिक सिविलाइजेशन टू न्यूलिथिक एंड फर्दर। तो समझ गए आप लोग कि हर एक जगह पे पेलियोलिथिक आया, फिर सिविलाइजेशन, पेलियोलिथिक सिविलाइजेशन, देन आपका न्यूलिथिक एंड फर्दर। तो इसका मतलब ये है कि वो पेलियोलिथिक में ना अलग अलग लाइंस पे नहीं गए, जैसे हमने जूलियन स्टीवर्ट का पढ़ा था, उन्होंने अलग अलग लाइंस बता दी थी कि कोई कल्चर है वो आपका हंटिंग गैदरिंग से स्टार्ट होगा, हंटिंग गैदरिंग के बाद वो आपका क्या बोलते हैं पेस्टोरलिज्म में भी जा सकता है, देन पेस्टोरलिज्म के बाद वो एग्रीकल्चर में आएगा, या फिर कोई कल्चर हंटिंग गैदरिंग से एग्रीकल्चर में ही आएगा, पेस्टोरलिज्म में नहीं आएगा, देन आपका सिविलाइजेशन में आएगा। तो ये अलग अलग, मतलब वो एक डिटेल्स में गए थे कि हर एक कल्चर को स्टडी कर रहे हो तो आप एक, हर कल्चर अलग अलग लाइंस पे इवॉल्व हो रहा है, पर इनका फोकस उस पर था ही नहीं। इन्होंने बोला भाई क्या फर्क पड़ता है किसी भी लाइंस पे इवॉल्व हो रहा हो, पर जो मैं बोल रहा हूँ ना इन लाइंस पे इवॉल्व तो हो गई। जैसे कि इन्होंने एक बड़ी बड़ी कैटेगरीज दे दी, वो हम आगे देखेंगे कि इन्होंने सीधा बोल दिया पेलियोलिथिक में होगा, देन आपका मीजोलिथिक में होगा, देन आपका न्यूलिथिक में होगा, है ना। तो इन्होंने ऐसा एक ब्रॉड लाइंस दे दी कि भाई कल्चर इवॉल्व होगा वो इनके अराउंड होगा। अब इनके अंदर ही आपकी ये मल्टीपल जो मल्टीलीनियर इवोल्यूशन वाली जो लाइंस है, हंटिंग, पेस्टोरलिज्म, एग्रीकल्चर, तो वो सब इनके अंदर ही आ जाएगा, इन ब्रॉड स्टेजेस के अंदर ही आ जाएगा, है ना। तो ये यूनिवर्सल स्टेजेस हो गई, इनको यूनिवर्सल एवोल्यूशन बोल लो। ये आगे जाके जो इनके स्टूडेंट रहेंगे जो साइलेंस इन सर्विस, तो वो क्या करेंगे, हम लोग इसके आगे वो लोग क्या करेंगे, जो जूलियन स्टीवर्ट है उनका जो मल्टीलिनियर एवोल्यूशन था, जिसमें आप हर एक कल्चर को, कल्चरल डाइवर्सिटी को कंसीडर कर रहे थे उनको, और जो ये एवोल्यूशन यूनिवर्सल एवोल्यूशन है, तो इन दोनों को कंबाइन करके ही वो स्पेसिफिक एंड जनरल एवोल्यूशन का नाम दे देंगे, है ना। तो जो जूलियन स्टीवर्ट का एवोल्यूशन था मल्टीलिनियल, उसको ये लोग उसके सेंस में ये लोग स्पेसिफिक कर देंगे, स्पेसिफिक इन द सेंस कि स्पेसिफिक कल्चर को स्टडी करते हैं ना ये जूलियन स्टीवर्ट, इसलिए। और इनका जो यूनिवर्सल एवोल्यूशन है उसको वो लोग जनरल एवोल्यूशन बोल देंगे। तो उस हिसाब से साइलेंस और सर्विस के स्कूल का नाम पड़ जाएगा स्पेसिफिक एंड जनरल एवोल्यूशन। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे उनके बारे में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आप समझ गए कि यूनिवर्सल एवोल्यूशन किस सेंस में बोल रहा है। देखो हमें ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। आप नोट्स को पढ़ के याद तो कर सकते हो इजीली, पर आप उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे, इसलिए आप समझ लो। बाद में आप चाहेंगे तो मैं आपसे पीडीएफ, ये मेरा पावर पॉइंट भी शेयर कर दूंगा, तो आप इसको एक बार पढ़ भी सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था, क्योंकि कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। अब यूनिवर्सल एवोल्यूशन में हम जाते। अब जैसे देखो हमने जूलियन स्टीवर्ट पढ़ा था, तो उन्होंने कल्चरल इकोलॉजी अप्रोच का यूज़ किया था, है ना, उनकी मेथडोलॉजी वो थी। तो इनकी बात करें, इनकी मेथडोलॉजी को आप बोल सकते हो डार्विन मेथडोलॉजी, डार्विनियन मेथडोलॉजी या मटेरियलिस्टिक मेथडोलॉजी। अब डार्विनियन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये डार्विन से इंस्पायर्ड थे, है ना। तो डार्विन की बायोलॉजी से इंस्पायर्ड होके गॉर्डन चाइल्ड ने उस थ्योरी को कल्चर में अप्लाई किया था। मटेरियलिस्टिक मेथडोलॉजी भी बोल सकते हो, क्योंकि मटेरियल पे फोकस कर रहे हैं, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, है ना, तो ये टेक्नोलॉजी पे, टूल्स पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं कि डार्विन बायोलॉजी और चाइल्ड कल्चर को कैसे हमें समझना है। तो आपने डार्विन की बायोलॉजी के बारे में पढ़ोगे आप, अगर नहीं पढ़ा है तो जो हमारी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, उसके अंदर ये आता है। तो डार्विन के हिसाब से क्या था कि मान के चलो आपकी एक टेरिटरी है, ठीक है। इस टेरिटरी के अंदर एक स्पेशीज है ए, इसकी कुछ पॉपुलेशन है ना, ए है बहुत सारे। एक स्पेशीज है बी, अब उसकी बहुत सारी पॉपुलेशन है ना, उसके बहुत सारी स्पीशीज है। तो आप देख सकते हो इस
इस टेरिटरी के अंदर दो तरीके के, अब ये ए और बी क्या है, इनको आप कुछ इंसेक्ट मान लो, आप इनको बीटल मान लो, बीटल है ना, बीटल मान लो एक तरीके की। अब बीटल ए है और बीटल बी है। अब सपोज करो कि ए बीटल है वो आपकी ग्रीन कलर की है, और बी बीटल जो है आपकी वो रेड कलर की है, ठीक है। बी बीटल रेड कलर की है और ए बीटल ग्रीन कलर की है। अब क्या हुआ, आगे जाके उनको हंट किया जाने लगा, है ना। अब ग्रास हमें पता है ग्रीन कलर की होती है, तो जीन्स के वजह से जो ए है वो रेड कलर की है, वो ग्रीन कलर की है, और बी जो है वो रेड कलर की है। अब आप खुद बताओ कि अगर उनको इन्वायरमेंट में अडाप्ट करना है या उनको बचना है, तो कौन सी बच पाएगी? ए वाली बच पाएगी, क्योंकि ए वाली ग्रीन कलर की है, वो ईजिली ग्रास में छुप सकती है, कैमोफ्लेज हो सकती है, दिखेगी नहीं। बी वाली है वो रेड कलर की है, तो वो ग्रीन ग्रास में आराम से दिख जाएगी, तो उनकी पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उनको ईजिली मार दिया जाएगा, हंट कर दिया जाएगा। पर जो ए वाली है वो बच जाएगी। अब एक टाइम बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो ए वाली है वो रिप्रोड्यूस कर करके जो ये टेरिटरी है, इसके अंदर ए वाली बीटल्स ज़्यादा मिलेगी आपको, बी वाली एक आध दो ही बचेगी मुश्किल से बची हुई। तो इसमें क्या हुआ कि ड्यू टू, देखो इसमें क्या था, पहले पॉपुलेशन में आपको वेरिएशन देखने को मिला, है ना, डाइवर्सिटी मिली, दो तरीके की बीटल्स मिली, है ना। अब वो दो तरीके की आई भी थी तो अडाप्टेशन की वजह से ही आई थी वो, है ना, उनमें पहले अडाप्टेशन हुआ होगा। अब देखो, अब इन दोनों में जेनेटिकली एफिशिएंट जो रहेगा ना, उसी का पॉपुलेशन बढ़ेगा, जैसे मैंने बताया। जैसे जो ए है, अब वो जेनेटिकली ज़्यादा एफिशिएंट है, क्यों? क्योंकि वो क्योंकि वो ग्रीन कलर की है। अब ग्रीन कलर होना उनका जीन्स के वजह से ग्रीन कलर है, तो वो क्या है, सर्वाइव कर गई आगे, क्योंकि इनडायरेक्टली उनके जो जीन्स थे जिसके वजह से उनको ग्रीन कलर मिला था, वो ग्रीन कलर की वजह से वो सर्वाइव कर गई इजिली, कैमोफ्लेज होके। तो यही डार्विन की थ्योरी थी, है ना, आपने सुना होगा थ्योरी ऑफ सेलेक्टिव, है ना, सेलेक्टिव सर्वाइवल, है ना, सेलेक्टिव थ्योरी ऑफ सर्वाइवल, जिसमें जो कुछ जिनकी जेनेटिक एफिशिएंसी अच्छी होती है वही सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते। तो जिनकी जेनेटिक एफिशिएंसी अच्छी होती है उन्हीं की पॉपुलेशन बढ़ती है। सिमिलरली चाइल्ड ने इसी थ्योरी को कल्चर में अप्लाई करने की कोशिश की थी। इनके हिसाब से जो अल्टीमेट एम होता है ह्यूमंस का, वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना होता है। देखो जूलियन स्टीवर्ट ने कल्चर कोर में क्या रखा था, टेक्नोलॉजी को रखा था। तो इनका फोकस, जो चाइल्ड है इनका फोकस एनर्जी पे ही है ना। एनर्जी इन द सेंस आप कितनी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो। तो इनके हिसाब से सबसे पहले आपके टूल्स की डिस्कवरी होगी, है ना, और उन टूल्स को अपग्रेड किया जाएगा, इनोवेट किया जाएगा, ठीक है। अब बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी, उन टूल्स में जो ज़्यादा एफिशिएंट टूल्स होंगे उनको ही लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, और जो टूल्स ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होंगे, जिनका यूज़ ज़्यादा नहीं हो रहा होगा, उन टूल्स को वो लोग छोड़ देंगे, वो आगे स्टेजेस में नहीं जा पाएंगे। तो ओनली टूल्स विच आर टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट, वही टूल्स आगे वाली स्टेज में प्रोग्रेस करेंगे। तो इस तरीके से आपका कल्चर भी प्रोग्रेस करता है। तो आपने देखा होगा जनरल एवोल्यूशन में हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम स्टेजेस को हमने टूल्स के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है, कि पेलोलिथिक टूल्स हमें अलग दिखेंगे, है ना, इनफैक्ट लोअर पेलोलिथिक टूल्स अलग दिखेंगे, मिडिल अलग दिखेंगे, मीजोलिथिक अलग दिखेंगे। मीजोलिथिक में हम माइक्रो टूल्स पे आ जाते, देन नियोलिथिक में हम आयरन टूल्स वगैरह पे भी आ जाते। तो हम ऐसे टूल्स की, जैसे जैसे टूल्स इनोवेट हुए, टूल्स की एफिशिएंसी बढ़ती गई, है ना, टेक्नोलॉजी, मतलब टूल्स को हम टेक्नोलॉजी के सेंस में देख रहे हैं, तो वैसे वैसे कल्चर प्रोग्रेस करता गया, है ना। तो वही टूल्स आगे गए दूसरे स्टेज में जो कि एफिशिएंट थे। तो ये आप रिलेट कर पा रहे हो, डार्विन ने किस सेंस में जेनेटिक एफिशिएंसी की बात की थी, ये लोग टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं कल्चर में। तो काफ़ी इंस्पायर्ड थे। तो देखो ये जिस्ट है इनकी थ्योरी का, यूनिवर्सल एवोल्यूशन का, जो इन्होंने गॉर्डन चाइल्ड ने दी थी। इन्होंने अपनी बुक सोशल एवोल्यूशन में बोला था दैट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ यूरोपियन एंड मिडिल ईस्ट सिविलाइजेशन, इन्होंने यूरोपियन और मिडिल ईस्ट सिविलाइजेशन को स्टडी किया, आर्कियोलॉजिस्ट थे ये। तो ही स्टेटेड दैट ईच स्टेट हैव मार्क्ड एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट, ठीक है। हर एक स्टेट है, हर एक कल्चर है, वो एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट उसने शो किया है, मतलब वो इवॉल्व हुआ है ना, डेवलप हुआ है ना, और हैव इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमंस
टू एक्सट्रैक्ट मोर एनर्जी फ्रॉम दी सराउंडिंग। तो जैसे जैसे कल्चर इवॉल्व होता गया, उसकी टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व होती गई, और उस और उस टेक्नोलॉजी के इवॉल्व होने की वजह से जो एनर्जी को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, है ना, जो आपकी कैपेबिलिटी है, क्योंकि देखो आपके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस टूल्स होंगे तो आप ज़्यादा एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, है ना। तो वही इसमें बोल रहा है कि अगर जैसे ही आपके कल्चर इवॉल्व हुए विथ, देखो लिखा हुआ है, चाइल्ड स्टेटेड दैट ईच स्टेट हैव मार्क्ड इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट। हर एक कल्चर ने कुछ टेक्नोलॉजिकल या इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट शो की है ना। और जैसे जैसे उन्होंने एडवांसमेंट किया, उनकी जो उनकी कैपेसिटी थी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने की नेचर से, इन्वायरमेंट से, वो कैपेसिटी भी बढ़ती गई। तो जैसे उनकी कैपेसिटी बढ़ी तो वो सक्सेसफुली अडाप्ट हो पाए इन्वायरमेंट से, है ना। सक्सेसफुली अडाप्ट हो पाए मतलब वो ईजिली, उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी, है ना, वो रिप्रोड्यूस करने लगे सक्सेसफुली, क्योंकि उनके पास कोई टेंशन नहीं थी, टूल्स भी थे, रिसोर्सेज भी थी, टूल्स भी उनके एफिशिएंट होते गए धीरे धीरे, तो उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ती गई, है ना। तो ये यूनिवर्सल एवोल्यूशन की बेसिकली ये जिस्ट है। अब हम आगे देखेंगे अगली स्लाइड में कि कैसे, किन लाइंस पे बेस, किन जो यूनिवर्सल लाइंस बोल रहे हैं, यूनिवर्सल एवोल्यूशन बोल रहे हैं, वो यूनिवर्सल के लिए उन्होंने कौन सी ब्रॉड स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन बताई थी। तो देखो आप, ये स्कीम ऑफ एवोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड एवोल्यूशन हैपेंड इन 3 स्टेजेस। अब इन्हीं को ना आप जनरल, ये स्टेजेस को आप जनरल इवोल्यूशन भी बोल सकते हो, जो आगे जाके यही हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, आपको याद होगा, पेलियोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, ब्रॉन्ज, आयरन एज। तो इसको इन्होंने ये ब्रॉड कैटेगरी में, आर्कियोलॉजिस्ट थे तो इन्होंने कल्चरल स्टेजेस को आर्कियोलॉजिकल पीरियड से रिलेट करके उन्होंने ये एक क्लासिफिकेशन बनाया, एक इवोल्यूशन टेबल बनाया। और देखो ये टेक्नोलॉजी, इन्होंने भी टेक्नोलॉजी के मदद से इन्होंने बताने की कोशिश की चीज़ों को। अब हम देखते, पहले हम सेवेजरी की बात करते। अब देखो इन्होंने कल्चरल स्टेज में सबसे पहले सेवेजरी को रखा। अब ये ईयर वगैरह आप देख लेना, इतना कुछ है नहीं, याद रहे तो लिख देना। फिर आर्कियोलॉजिकल पीरियड सेवेजरी का इन्होंने रखा पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक, ठीक है, पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक। देन वो टेक्नोलॉजी में गए, हंटिंग गैदरिंग। मैं यूज़ नहीं कर पाता पेन टेबलेट क्योंकि मैं यूज टू नहीं हूँ इतना। तो पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, देन टेक्नोलॉजी क्या थी, तो हंटिंग गैदरिंग यूज़ करते थे, तो बेसिकली टूल्स वगैरह यूज़ करते थे, बोन टूल्स, स्टोन टूल्स, तो ये उनकी टेक्नोलॉजी थी। फिर अब आप खुद सोचो कि अब ये लोग डेवलप हुए, आगे गए, आगे जाएंगे तो इनकी टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड होगी, तभी तो इनका कल्चर भी अपग्रेड हो रहा है। तो देखो ये सेवेजरी से बारबरिज्म पे गए, और आर्कियोलॉजिकल पीरियड इसको न्यूलिथिक में रख लिया गया। अब न्यूलिथिक में आपको पता है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होना स्टार्ट हो गया, सोशल डिफ्रेंसिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। क्या है, अब आप प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो, एग्रीकल्चर आप करने लगे, तो उसके लिए आपके पास एक सोशल डिफ्रेंसिएशन भी होना चाहिए कि कौन फील्ड पे जाके काम करेगा, है ना, कौन चीज़ों को कलेक्ट करेगा, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर होना स्टार्ट हो गया, कुल मिला के सोशल डिफ्रेंसिएशन होना स्टार्ट हो गया। फिर ये आपका न्यूलिथिक हो गया। न्यूलिथिक के बाद आप फिर आपने टूल्स को डेवलप किया, मतलब आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई इन शॉर्ट। पहले टेक्नोलॉजी आपकी टूल्स तक सीमित थी, फिर आपने और दूसरे टूल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर पे आप आए। देन आपकी और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, आपने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो इसको आपने चैल्कोलिथिक, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, इंडस्ट्रियल एज, ये आपका सिविलाइजेशन में आता है कल्चरल स्टेज में, और आर्कियोलॉजिकल पीरियड में आ गए। और टेक्नोलॉजी क्या थी, तो राइटिंग डेवलप हो गई, है ना। आपको ये थोड़ा क्लासिकल एवोल्यूशन से सिमिलर लग रहा होगा, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म से, उन्होंने भी ऐसे ही क्राइटेरिया दिया था एवोल्यूशन का। फिर ये ट्रेड के बाद मैथमेटिक्स एंड राइटिंग, ये तो आप अब याद कर लेना, इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं। डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, सिटीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो गई, जो इन्होंने अर्बन रिवोल्यूशन जो बोला है इन्होंने, है ना, सिविलाइजेशन की पार्ट है। देन स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज। फिर एग्रेसिव एटीट्यूड फॉर इन्वायरमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये आपका इंडस्ट्रियल पीरियड से आप रिलेट कर सकते हो लास्ट पॉइंट को। देखो क्या है ना, सीधा सीधा जस्ट इतना है इनका गॉर्डन चाइल्ड का, कि जैसे ही विद टाइम आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, टेक्नोलॉजी आपकी इवॉल्व हुई, है ना। पहले आप बहुत नॉमिनल टूल्स का यूज़ कर रहे थे, एकदम प्रिमिटिव टूल्स का, धीरे धीरे आपके टूल्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए। तो टूल्स जैसे जैसे डेवलप हुए ना, जैसे जैसे एफिशिएंट हुए टूल्स, सो उसके वजह से आपकी जो इन्वायरमेंट से एनर्जी, जो नेचुरल रिसोर्सेज होती है, उनको जो एक्सट्रैक्ट करने की जो आपकी कैपेबिलिटी थी वो बढ़ती गई। तो आप
विद टाइम इन्वायरमेंट को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते गए। अब देखो ना, आज के टाइम पे भी जो हम लोग बात करते हैं है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, क्योंकि हम इतने ज़्यादा एफिशिएंट हो चुके हैं नेचुरल रिसोर्सेज को निकालने में कि हम एनर्जी, अब तो हमने इन्वायरमेंट को मतलब नेगेटिवली एक्सप्लॉइट करना ही स्टार्ट कर दिया है ना। उससे काफ़ी सारी इकोलॉजी को पे भी इम्पेक्ट पड़ता है, जो हम न्यूज़ में पढ़ते रहते देखते रहते। तो यही हुआ है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुआ है, ये गॉर्डन चाइल्ड का बोलना है। तो आप लोग समझ गए इनकी स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन में, ये 3 स्टेजेस आपको मेंशन करनी पड़ेगी है ना, इनके बिना आपकी ये थ्योरी इनकम्प्लीट रहेगी, इनके बारे में लिखना। तो आपको आंसर में ये बताना पड़ेगा पहले कि इनका बोलना क्या था। तो जस्ट आप ये लिख सकते हो, ये जस्ट लिख सकते हो आप यूनिवर्सल एवोल्यूशन का, कि गॉर्डन चाइल्ड ने अपनी बुक सोशल एवोल्यूशन में कुछ स्टडीज की के बेसिस पे ये बताया था कि each state have marked evolutionary advancement, have increased the capacity of humans to extract more energy from the surrounding, जिसके वजह से humans सर्वाइव करने लगे, रिप्रोड्यूस करने लगे सक्सेसफुली आगे जाके है ना। और यूनिवर्सल एवोल्यूशन की ये वाली आप ये लाइन लिख देना कि एवरीवेयर मैनकाइंड हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम पेलियोलिथिक टू न्यूलिथिक एंड फर्दर दिस सीक्वेंस इज सिमिलर अराउंड द वर्ल्ड, इसलिए यूनिवर्सल एवोल्यूशन बोला है। अब क्रिटिसिज्म देख लेते हैं हम है ना। इस टॉपिक में ज़्यादा है नहीं, जैसे जूलियन स्टीवर्ट में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग था, इसमें नहीं है। लेस्ली वाइट आप देखोगे ना, वो इनफैक्ट इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो अगला हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट देखेंगे यूनिवर्सल एवोल्यूशन में। क्रिटिसिज्म देख लीजिए। पहला है अप्लाइड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड यूरोप टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो इन्होंने क्या किया, जूलियन स्टीवर्ट ने मिडिल ईस्ट और यूरोप में, देखो यूरोप में बेस्ड थे, ये यूरोप में रहते थे, तो इन्होंने यूरोप में मिडिल ईस्ट में सिर्फ वहाँ पे जो कंट्रीज़ थी उसमें उन्होंने ये सब जो उनकी थ्योरीज है, जो उनकी रिसर्च है वो कंडक्ट की। वो बाकी वहाँ से बाहर नहीं आए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आए नहीं वो। और उन्होंने जो यहाँ से उनको रिजल्ट मिला उसको उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी या दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी मान लिया कि यार ये यहाँ पे ऐसा है तो बाकी वर्ल्ड में भी ऐसा ही होगा। तो ये इनको इसलिए क्रिटिसाइज़ किया गया। फिर ही रिलाइड टू मच ऑन आर्कियोलॉजिकल डेटा टू एक्सप्लेन कल्चरल एवोल्यूशन। देखो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जाहिर सी बात है, अब आर्कियोलॉजिकल डेटा पे तो रिलाई करेंगे ही है बहुत ज़्यादा, और इसी बात के लिए इनको क्रिटिसाइज भी कर दिया कि आप भाई कुछ ज़्यादा ही आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे डेटा पे फोकस कर रहे हो आप, है ना। ही कुड नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन यूनिवर्सल एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैट्रियार्की, सेक्सुअल प्रोमिस्क्विटी एक्सेट्रा विदाउट गिविंग एनी आर्ग्यूमेंट। अब देखो इन्होंने यूनिवर्सल एवोल्यूशन तो बोल दिया, इन्होंने एक ब्रॉड लाइंस तो दे दी कि पेलियोलिथिक आया, फिर म्यूजियोलिथिक, नियोलिथिक, पर इन्होंने अब उन यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशंस को नहीं कंसिडर किया, क्योंकि यूनिवर्सल एवोल्यूशन में कुछ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशंस भी थी, जैसे कि मैट्रियार्की, सेक्सुअल प्रोमिस्क्विसिटी, और भी बहुत कुछ थी। सेक्सुअल प्रोमिस्क्विटी मतलब जहाँ पे मेटिंग विथ मल्टीपल पार्टनर्स है ना, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ आप मेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है जैसे आज वाला सीन है ना कपल वाला, कि एक हस्बैंड एक वाइफ है, पहले ऐसा नहीं था। पहले के टाइम पे कोई भी मेल मल्टीपल फीमेल्स के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता था, तो उसको सेक्सुअल प्रोमिस्क्विटी बोलते। तो इन चीज़ों को ना ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बता नहीं पाए इनकी एग्जिस्टेंस की, ये सब क्यों है, सोशल इंस्टीट्यूशंस ये सब जो यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशंस है क्यों एग्जिस्ट कर रही है। इन्होंने उस पर फोकस ही नहीं किया, ये पूरा मटेरियलिस्टिकली सिर्फ टूल्स पे खेले, ये पूरा है ना टेक्नोलॉजी पे खेले बस। सोशल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि यूनिवर्सल एवोल्यूशन है तो कुछ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशंस भी है, उनको उन्होंने बताया ही नहीं, कंसिडरेशन में ही नहीं लिया, है ना। ही कुड नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन यूनिवर्सल एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस। तो ये हमने क्रिटिसिज्म देख ली है। अब इसको आप लोग एक बार वीडियो को वापस से देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आए तो। वैसे मैंने जितना ईजिली समझा सकता था, आपको कोई भी वीडियो में इतना अच्छे से समझाते हुए नहीं मिलेगा। तो मेरा यही पर्पस था ये वीडियो बनाने का, कि आप होलिस्टिकली इस चीज़ को समझ जाए। अब इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा कुछ भी, तो आप जैसे डार्विन मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चन आया 10 मार्कर में कि कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने यूज़ की थी और क्या था, तो आपको अब याद रहेगा कि ये गॉर्डन चाइल्ड ने की, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो लेस्ली वाइट थे उनके बारे में हम बात करेंगे, ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।